हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान वाटिका एजुकेशन। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं कि आपका जो फिजिक्स से रिलेटेड डाउट्स है, जिसको आज हम क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पहले की फिजिक्स है क्या, है ना। फिजिक्स 10th के जो फिजिक्स हैं उसमें हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें एक चैप्टर आज हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और इस प्रकाश के परावर्तन में आज इसकी संपूर्ण जानकारी, इसमें जो जितने भी आपके टॉपिक होंगे सभी टॉपिक को हम डील करेंगे। और वन शॉट वीडियो यानी वन शॉट क्लास है, कहने का मतलब कि एक क्लास में जो आपने रिवीजन किया है उस एक क्लास में हम सारे चीज को इस चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट्स को डील करेंगे और उसको समझाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और इस क्लास को अच्छे से देखेंगे ताकि आपका जो भी डाउट्स हो प्रकाश के परावर्तन से वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। इसमें हमने टारगेट भी लिया है कि आपका जो मार्क्स है वो 95% प्लस आना चाहिए। आपका जो मार्क्स है वो कितना आना चाहिए, तो 95% प्लस। कहने का मतलब कि 95 नंबर से ज्यादा। आप जान रहे होंगे कि इसमें जो सैद्धांतिक है यानी थ्योरी पार्ट जो आपका होता है साइंस में 80 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल आपके 20 नंबर का होता है, जो कॉलेज स्कूल से जो है दिए जाते हैं। तो आज हम उसी चीज को लेकर के यहाँ पर पूरी चीज को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे 2 मिनट के अंतर्गत, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। जो मेन हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें सारी पॉइंट्स को डील आज के एक क्लास में पूरे चैप्टर को एंड करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सभी चीज को समझेंगे और जहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस डाउट्स को कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। इसमें हमें पहले क्या जानना है, तो आप जान रहे होंगे कि प्रकाश का परावर्तन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको प्रकाश क्या है उसका गुण पता होना चाहिए, प्रकाश क्या है ये पता होना चाहिए। तब जाकर के हम क्या करेंगे कि सारे चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें लिखेंगे लाइट यानी प्रकाश। अब आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। वैसे चैप्टर का नाम आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि भौतिकी में जो है कितने चैप्टर आते हैं। तो भौतिकी यानी फिजिक्स में जो है आपके टोटल 5 चैप्टर हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही साथ पढ़ना है, जिसमें हमने एक टॉपिक लिया है परावर्तन आज की क्लास में। उसके बाद आपका मानव नेत्र है, फिर विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा, है ना। एक चैप्टर है आपका सोर्स यानी ऊर्जा से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ना है। तो ये लेकर के आपके 5 चैप्टर बन जाते हैं, जिसमें पहला चैप्टर का आपका प्रकाश का परावर्तन जो फर्स्ट टॉपिक है उस चीज को आज हम पूरा डील करेंगे। तो आइए हम समझते हैं प्रकाश को। तो प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो ये सारा अंधेरा क्षेत्र होता। सारा चीज जैसे कि आप रात में अगर लाइट ना जली हुई हो तो आप वहां पे कैसे किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं, बस महसूस करते हैं कि यहाँ पर कोई चीज होगा, आगे कोई चीज हो सकता है। इस तरह का आप क्या करते हैं, थॉट्स को देते हैं यानी विचार को देते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि आगे कौन सी चीज है। लेकिन आगे जब लाइट जलती है तो आपको लगता है कि हाँ आगे रोड है और उसके किनारे जो है सो पेड़ लगे हुए हैं या फिर घर है या फिर एनीबॉडी, जो भी चीज आपको दिखाई पड़ता है आप अच्छे से देख करके बता देते हैं। लेकिन अगर ना हो तो आप एक तरह से जैसे कि अंधे व्यक्ति की तरह आप व्यवहार करना शुरू कर देते हैं वहां पे। तो प्रकाश का डिफिनीशन क्या बताएं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब आगे जो हमारा पॉइंट्स इससे रिलेटेड है, प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होता है वो किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में इस क्वेश्चन को कई बार
पूछा जा चुका है कि प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, वक्र रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। अब होता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो हवा या निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल वो सबसे अधिक होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। या इसी को आप इसका वैल्यू लिखेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। या तो आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कहिए या 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड कहिए। ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा चुके हैं, ये भी है और ये भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप फर्स्ट टॉपिक से ही देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आगे जो हमारा टॉपिक है उससे हमारे प्रश्न कितने रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चीज को समझते हैं। तो इसके बाद है कि प्रकाश जो गमन करती है उसके गमन पथ को सिद्धांत में जो है वो ऋजु रैखिक सिद्धांत कहा जाता है। ऋजु रैखिक यानी सीधी रेखा में जो गमन करती है इसके कारण जो है इसको कहा जाता है ऋजु रैखिक सिद्धांत, है ना। प्रकाश के गमन पथ का जो दिशा होता है वो सीधा होता है, इसलिए उस सिद्धांत कौन सा बनाता है? तो ऋजु रैखिक सिद्धांत है। अब प्रकाश जो है किस तरंग की तरह व्यवहार करता है? तरंग किस तरंग की तरह व्यवहार करता है? तो वो करता है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह? विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करता है ये। ठीक है। ये सब जो आपके हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसी तरह आप क्या करेंगे कि शॉर्ट में नोट्स जो है सो बनाते चलेंगे, ताकि आपका डाउट्स के साथ साथ आप कुछ रिटेन करेंगे, कुछ भूल जाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको देख करके फिर कर लें। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी चीज को भूल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बारीकी से हम सारा चीज को पढ़ाएंगे। भूलना बहुत आपके लिए क्या हो जाएगा? नामुमकिन कहते हैं ना, ये हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद है कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। कैसे? तो आप देखते होंगे कि ऊर्जा के रूप में हम क्या करते हैं? ऊर्जा के रूप में प्रकाश का उपयोग करते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी है ना, सोलर ऊर्जा है ना, उसको क्या करते हैं? यानी कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो सोलर प्लेट पर पड़ती है और उसको बैटरी के माध्यम से जोड़ करके बैटरी में उसको स्टोर कर लेते हैं और तब जा करके फिर उसको हम क्या कर लेते हैं? यूज करते हैं। इस तरह क्या होता है कि प्रकाश का हम ऊर्जा की तरह उपयोग करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है। और वैसे भी प्रकृति में जो है सो ऊर्जा प्रकाश अगर ना हो तो फिर हो सकता है कि मानव जीवन जीवित रहना बहुत क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम आगे देखिए कि हमारा जो पहला टॉपिक था प्रकाश, इससे रिलेटेड आपके जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव निकल गए वो सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हो चुका है। तो एक बार एक शॉट में हम देखते हैं इसको कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के जो सीधी रेखा में गमन करती है उस सिद्धांत का क्या नाम है? तो ऋजु रैखिक सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश किस तरंग की तरह व्यवहार करता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश किसके रूप में कार्य करता है? तो ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और प्रकाश से रिलेटेड और पॉइंट्स को समझते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट्स है अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि प्रकाश से रिलेटेड कि प्रकाश का जो उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं कि किसी वस्तु का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है और पारभासी होता है। तो वस्तु का निर्धारण आप कर सकते हैं। कहने का मतलब कि कौन वस्तु पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है, कौन पारभासी है और कौन है ना पारदर्शी, तीनों तो बता दिए। तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा कि पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो पारदर्शी किसको कहा जाता है? तो जिससे प्रकाश की किरण क्या हो? जिससे प्रकाश की किरण पूर्णतः आर पार निकल जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ एक रख दिया गया, ठीक है, हवा का ये माध्यम है, ऐसे हम खड़े हैं, यहाँ पे क्या है? हवा का माध्यम है। तो हवा हवा में क्या होता है? प्रकाश जो है सो इस पार से उस पार चला जाता है।
या फिर हम एक शीशा का टुकड़ा ले लेते हैं, शीशा के टुकड़ा को क्या करते हैं, सामने में रख देते हैं और उधर से लाइट को आपतित करवाते हैं इस पे, क्या होगा कि लाइट जो है अंदर चला आता है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकलता है कि शीशा क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। शीशा में आर पार भी दिखाई पड़ता है, कुछ शीशा में कुछ मटेरियल का उपयोग करके जो है सो उसको अपारदर्शी बनाया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल जो शीशा होता है उसमें क्या होता है कि पारदर्शिता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूर्णतः आर पार हो जाती है उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हवा, निर्वात, शीशा, ये सब क्या हो जाएंगे, पानी, ये सब आपके पारदर्शी का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद है अपारदर्शी, उसके बाद क्या है आपका अपारदर्शी। अपारदर्शी किसको कहेंगे, तो ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है, थोड़ा भी नहीं हो पाती है, ठीक है ना, कुछ भी अंश उसका आर पार नहीं हो पाता है, तो उसको कहते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जैसे दीवार, आप ईंट का दीवार जो है से बना हुआ है, आपको देखना है उस तरफ, क्या लगता है आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो जो एकदम अपारदर्शी हो गया, ठीक है, वो ठोस कण से बना हुआ है। शीशा भी जो होता है ठोस कण का होता है, लेकिन उसमें गुण पाया जाता है कि उसको एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं, लेकिन ये जो दीवार है वो ठोस होता है संपूर्ण और अपारदर्शी होता है, इसलिए हम इधर से उधर उसको नहीं देख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईंट, पत्थर, दीवार, ये सब आपके क्या किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अपारदर्शी के। अब एक पॉइंट से इसमें पारभासी, क्या है, पारभासी। पारभासी क्या होता है, वह पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश इस पार से उस पार हो पाता है, यानी आर पार हो पाता है, उसको कहते हैं पारभासी। उसको क्या बोलते हैं, पारभासी। जैसे आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं इसके, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। अगर एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं और पेपर का टुकड़ा अगर ऐसे आप देखेंगे तो इधर से उधर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा अगर तेल उस पर लग जाए तो उसके कण होते हैं फट करके, और कण जो होता है ठोस जो बिखरा हुआ रहता है वो जमा होकर के उसको क्या कर देता है, कुछ प्रकाश के अंश को आर पार होने देता है, इसलिए क्या होता है वो पारभासी का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज में जो है समझ गए कि पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं। ये एग्जाम्पल, ये जो है बिहार बोर्ड परीक्षा 10वीं में पूछी गई प्रश्न है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो हमने जितना बताया है उतना को आप अच्छे से नोट करके याद कर लेंगे, आपको याद हो ही गई होगी। ठीक है ना, बहुत आसान है। पारदर्शी जिसमें आर पार दिखाई पड़े उसको पारदर्शी, अपारदर्शी जिसमें नहीं दिखाई पड़े उसको अपारदर्शी कहते हैं, पारभासी जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा उसको पारभासी। बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के गुण से ही रिलेटेड है दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। अब ये क्या होता है, ठीक है, दीप्त वस्तु क्या होते हैं और अदीप्त वस्तु क्या होते हैं। तो दीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करने का मतलब कि उससे प्रकाश स्वयं निकलता है, उसको दीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से जो है प्रकाश आपके स्वयं उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है तारा, है ना, तारा कहने का मतलब कि तारे, स्टार्स जो होते हैं उससे भी प्रकाश जो है अपने उसके गुण होता है कि उसमें से प्रकाश निकलता है, इसलिए उसके क्या हो जाएंगे, तारा भी दीप्त के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अदीप्त कौन होता है, तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं होता है, वो किसी न किसी के द्वारा जो है अपने प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, तो वो कहलाते हैं अदीप्त। अदीप्त जैसे चंद्रमा, चंद्रमा एक पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को रात के समय में परावर्तित कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे चंद्रमा क्या हो जाएगा आपका, अदीप्त पदार्थ हो जाएगा। चंद्रमा क्या हो जाएगा, अदीप्त पदार्थ हो जाएगा। ईंट, पत्थर, ये सभी जो है सो अदीप्त पदार्थ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट। तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं, ये प्रकाश का गुण। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में उस चीज को लिख देंगे, हम उस डाउट्स को क्लियर कर देंगे। चलिए आगे आप देखते हैं कि इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है
इसमें किरण पढ़ना, प्रकाश के गुण से ही रिलेटेड है क्या चीज, किरण। तो आप कहे होंगे कि प्रकाश की किरण होती है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण का डिफिनीशन फिजिक्स में क्या होता है, प्रकाश की किरण का डिफिनीशन यहाँ पे क्या आप पढ़ेंगे, इस चीज को समझते हैं। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश क्या होता है कि कहीं ना कहीं से निकलता है, और कहीं ना कहीं से निकलता है तो क्या करेगा, गमन करेगा। गमन करने का मतलब क्या, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। तो दूसरे स्थान तक जा रहा है, मान लीजिए कि ये है, तो अब किधर से आ रहा है किधर जा रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे ये क्या है कि आ रहा है जा रहा है, अब किधर से आ रहा है किधर से नहीं आ रहा है इसका डिफाइन नहीं हो रहा है। तो उसी चीज को जो है सो यहाँ पर किरण क्या करता है कि डिफाइन कर देता है, कि अगर इसमें हम क्या कर दे कि तीर का चिन्ह इधर से इधर लगा दे, किधर से किधर, तो यहाँ पर हम पॉइंट नोटेट कर देते हैं, ये एक बिंदु मान लेते हैं और इसको बी बिंदु मान लेते हैं। ए को क्या मान लिए, ए, और ए को क्या मान लिए, बी। अब इस दोनों बिंदु से आप निर्धारित कर सकते हैं कि प्रकाश किधर से किधर जा रही है। तो देख रहे हैं कि ए से किधर जा रही है, बी की ओर, ए से बी की ओर, मतलब प्रकाश की दिशा किस तरफ हो गई, ए से बी की ओर हो गई। तो आप यहाँ पर निर्धारित करके बता दिए कि प्रकाश की दिशा किधर है, ए से बी की ओर। अब इसमें देखिए प्रकाश की दिशा किधर है, बी से ए की ओर। इससे आपको ये डिफाइन हो रहा है कि प्रकाश बी से ए की ओर गमन कर रही है। अब किरण का डिफिनेशन बनाना बहुत आसान हो गया, कैसे, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा दिशा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका किरण डिफाइन हो चुका है, समझ में आ गया। इस दोनों डायग्राम को आप बना लेंगे और इससे जो है सो आपका निष्कर्ष निकल गया, ठीक है। अब किरण के बाद हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे किरण आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, किरण पुंज का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। एक झुंड अगर किरण का निकल रहा हो तो उसको कहा जाता है किरण पुंज, उसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। कि बहुत सारे किरण एक साथ अगर निकले उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज, या इसी का दूसरा नाम है प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, प्रकाश पुंज। तो अब हम क्या बताएं कि बहुत सारे किरण एक साथ जमा होकर के और कहीं गति कर रहे हैं, किसी दिशा में जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं किरण पुंज। फिजिक्स में इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि साथ साथ चलती किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलेंगे, साथ साथ चलती किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, साथ साथ चलती किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है, यहाँ से किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये डिफाइन हो गया कि किरणों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। शॉर्ट में इतना भी बोल सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब ये जो किरण पुंज होता है इसको तीन भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, तीन भाग में। तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है बाबू, एक क्या होता है, समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। दूसरा को कहेंगे, दूसरा को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। इसको कितने भाग में बांटा गया, तो तीन भाग में। पहला आपका हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा हो गया अपसारी किरण पुंज। ये तीन प्रकार के जो है ये किरण पुंज को वर्गीकृत कर दिया गया है। तो अब हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। क्यों समझेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी कभी आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है कि किरण पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, सभी का वर्णन करें, सभी का
वर्णन करें। अब देखिए बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा कि ये 5 नंबर क्वेश्चन है सर, लेकिन पूछा गया है। साथ साथ चलती किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज होता है। ठीक है। अब पहला नंबर आप लोग लिखेंगे, समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है? आप बताइए कि समांतर रेखाएं आप समझते हैं, मैथ में इस चीज को पढ़े होंगे गणित में, कि समांतर रेखाएं क्या होता है? तो समांतर रेखाएं क्या होता है कि जब रेखाएं एक दूसरे से एकदम बराबर डिस्टेंस पर, बराबर डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि उसके बीच की जो दूरी है वो सब जगह क्या होती है? समान होती है। तो उसको क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसमें एरो लग गया तो ये बन गया किरण। इसमें क्या एरो लग गया? तो एरो लग गया, मतलब तीर का चिन्ह इसमें बना दिए, तो ये हमारा क्या बन गया? किरण बन गया। अब सब एक साथ चले तो वो समांतर किरण पुंज हो गया। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। अब ये ऐसे हो गया, इसी को आप जो है सो ऐसे भी बना सकते हो। ये भी क्या हो गया आपका? समांतर किरण पुंज का ही डिफिनेशन। मतलब किधर भी जाए एक समान सभी जगह दूरियां होनी चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे कि कबूतर को वही बौगला जो होता है ना, या कौवा, उसका जो आसमान में आप देखे होंगे कि एक कतार में जो है अपना बना करके वो चलता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज का भी उदाहरण के तौर पे उसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, दूसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? तो जब प्रकाश पुंज की सभी किरणें, प्रकाश पुंज की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर, विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है। विभिन्न दिशाओं से आकर क्या होगा? एक बिंदु पर मिलता है, तो उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है। अब इस पे क्या हो रहा है कि सभी दिशाओं से आकर के प्रकाश वहां पर एकत्रित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, तो उसको कहेंगे समांतर, सॉरी, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्लियर है? अभिसारी में क्या होगा कि सभी प्रकाश पुंज की जितने भी किरणें होंगी वो विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है। यानी वह प्रकाश पुंज या किरण पुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब इसके बाद है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें, अभी इससे पहले वाला में आपने पढ़ा कि विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलेगा। अब उसका अपोजिट ये है कि इसमें क्या होगा कि एक बिंदु से निकलेगा और विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अब देखिए कि इस दोनों में क्या होता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अभिसारी और अपसारी को कैसे याद रखे सर, बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि अप है लगा हुआ, पहले में क्या है? अप। अप को अगर लिखे तो यू और पी लिखते हैं, अप लिखते हैं ना। इसको अगर इंग्लिश का ये वर्ड बन गया अप, इसका मतलब होता है ऊपर। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। तो नीचे से कहाँ जाएगा ये? ऊपर के तरफ जाएगा। नीचे से ऊपर मतलब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में गया तो क्या हो जाएगा? ये फैल रहा है, तो फैलना क्या हो जाएगा? अपसारी। एक जगह पर आकर के एकत्रित होना वो हो जाएगा अभिसारी। ठीक है। तो ये आपके 6 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का आता है।
तो यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि ये समस्या आपसे दूर हो जाए। हम आपकी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी चीज़ को एकदम बारीकी से, सरलता से आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के इस चीज़ को समझे, देखें और आगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है आपका टॉपिक प्रतिबिंब। आगे टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब इसमें जो है इंग्लिश में इसको कहते हैं इमेज। अब प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रतिबिंब का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, इस चीज को हम समझाते हैं। आप लोग बताएंगे अगर कुछ पता हो तो। देखिए, प्रतिबिंब का क्या होता है, मतलब कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आकर, निकलकर, है ना, जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलकर क्या करती है कि आपस में जब दो प्रकाश किरण कटेगी, है ना, विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर वो मिल जाएगी, तो यहाँ पे उसका क्या निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो इसको डिफाइन क्या करेंगे कि जब प्रकाश की किरणें तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब का जो है सो क्या हो गया, डिफाइन हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए कि सूर्य से जो प्रकाश किरण आया, अब क्या हुआ कि 2 3 आया, 4 आया, 5 आया, कहीं पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। जहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसका गुण और आगे हम लोग जानेंगे एक एक करके। अभी आप प्रतिबिंब का लिख लेंगे कि किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब इस आधार पर प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। एक आपके वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और एक क्या होते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जिसमें क्या होगा कि दो किरण वास्तविक रूप से आपस में कटेगा, वास्तविक रूप से आपस में कटेगा, तो वहां पे जो है वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वहां पे क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां पर कटता हुआ प्रतीत होगा कि मानेंगे कि यहाँ पर ये चीज हो रही है, तो उसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफिनीशन लिख सकते हैं इसका कि प्रतिबिंब से ही रिलेटेड किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब में हो जाएगा कि किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? अब यहां से आपके क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। एक की सीधे कहेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, परिभाषित करें। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दोनों में अंतर बताए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए हम लोग इसको जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यानी वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, तो अंतर को समझते हैं। तो क्या लिखेंगे? एक तरफ वास्तविक,
एक तरफ क्या लिखेंगे, काल्पनिक, एक तरफ क्या लिखेंगे, काल्पनिक। तो वास्तविक क्या होता है कि यह किरणों के, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, आपने अभी पढ़ा है कि जहां पर वास्तव में किरण कटेगा तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो वो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और इसमें लिखेंगे कि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आपका उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। ठीक है। तीसरा नंबर है कि जब वास्तविक होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब हो गया कि जैसे कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आप इसको रिकॉर्ड करके बाद में भी देख सकते हो, है ना, किसी भी माध्यम से इसको आप देख सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि मूवी वगैरह देखने के लिए एक दीवार पर जो है व्हाइट कलर का एक पर्दा लगा दिया जाता था, और प्रोजेक्टर के माध्यम से जैसे उस पर लाइट आपतित होती थी, और उसके माध्यम से क्या होता था कि वो मूवी उस पर दिखाई पड़ता था। तो इसलिए वहां पे क्या हम कह सकते हैं कि पर्दा यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक होता है, और काल्पनिक चीज को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना, उसको देख नहीं सकते हैं। अब इसके बाद है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक है तो इसको हम क्या करेंगे कि ये कोई अगर दर्पण, दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण आगे टॉपिक है, आपको पढ़ना, थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये तीन दर्पण को मुख्य रूप से पढ़ना है, लेकिन वर्गीकृत करके। ठीक है, कि ये तीन दर्पण कैसे पढ़ेंगे। तो उसमें जो होता है, तो दर्पण को अगर देखे तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने। ये काल्पनिक है तो ये बन जाएगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे और दर्पण के सामने बनेगा। क्लियर है यहाँ से। तो आपने देखा कि प्रतिबिंब क्या है, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। ठीक है। अब आगे का टॉपिक है हमारा समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। अब आप समझेंगे कि समतल दर्पण पहले क्या होता है। ठीक है, कैसा होता है। तो देखिए कि अगर इस लाइन को हम खींचते, जो लाइन क्या है, ऊपर से बहुत ही और नीचे भी चिकना है। अब इसके एक पार्ट्स को, एक भाग को हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, यानी रंग देते हैं। तो रंग देंगे तो अब ये क्या बन गया, दर्पण बन गया। क्या बन गया, दर्पण। और इससे पहले क्या था, एक कांच था, शीशा था। ठीक है, अब कलई हो गया, इसको रंग दिए, तो इसका जो सतह है वो बहुत ही चिकना है, बहुत ही चिकना है। तो समतल दर्पण का डिफिनीशन होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना हो और क्या, एकदम बराबर हो, कहीं पर भी ऊपर खाबर ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, समतल दर्पण का डिफिनीशन आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ है प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण जो है, मान लीजिए कि कहीं से या सूर्य से यहाँ पर आती है और इस दर्पण पर क्या होगी, पड़ेगी। तो ये जो आने वाली किरण है इसको कहेंगे आपतित किरण। आने वाली जो किरण है इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और यहां से जो है ये टकरा करके लौटने वाली जो किरण है, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। अब क्या होगा कि उस पर जो प्रकाश की किरण पड़ा तो क्या होगा, टकरा करके वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने वाली किरण को क्या कहेंगे, यहाँ पे परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे हम लिखते चल रहे हैं, ताकि आपको क्या होगा, आसानी से समझ में आएगा। आज जो ये सतह बना था, इसके सतह का जो ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, और ये दर्पण कौन सा है,
तो दर्पण आपका हो गया समतल दर्पण। दर्पण कौन सा हो गया? समतल दर्पण हो गया। क्लियर है यहाँ पे? ये 4 पॉइंट पड़ गए। पहले दर्पण हमने बनाया तो समतल दर्पण लिख दिए। दर्पण का जो ऊपरी सतह जिसको हमने चिकना कहा वो उसका परावर्तक सतह हो गया। जो प्रकाश की किरण आकर के टकराया उसको कहे आपतित किरण, और जो टकरा करके लौट गया उसको कहेंगे परावर्तित किरण। और जहां पर जो है ये किरण पड़ा, कौन? आपतित किरण पड़ा जहां पर, उसको आप कहेंगे, उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो है क्या बनेगा? आपतन बिंदु। ठीक है, जहां पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु पर क्या होता है कि एक सीधी रेखा जो 90 डिग्री के कोण बनाती है उसको कहते हैं, जो परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है इसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब जो होता है एक सीधी रेखा होती है जो आपतन बिंदु पर लंब होती है और परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसके बाद क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब जो बना इसके बीच बनता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है परावर्तन कोण। क्या बनता है? परावर्तन कोण बनता है। ठीक है, यही आपका समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख हो गया। ठीक है, जिसमें हर एक चीज को आपने देख लिया, परावर्तक सतह, समतल दर्पण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, अब एक एक करके हम बारीकी से आप एक एक चीज को हम समझाते हैं, फिर से आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे परावर्तक सतह क्या होगा कि वह सतह जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है ना, आपतित होती है, उसको कहते हैं परावर्तक सतह। और सबसे जो अच्छा परावर्तक सतह होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ये ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन तो ये हो गया। अब ऑब्जेक्टिव इसमें से निकला कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो होता है वो होता है चांदी का। किसका होता है? चांदी का। लेकिन उपयोग जो सबसे ज्यादा करता है वो किस चीज का करते हैं हम लोग? दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः। बात समझ में आई? तो आपसे पूछेगा सबसे अच्छा परावर्तक सतह, तो आप बताएंगे चांदी का होता है, लेकिन सामान्यतः यूज किया जाता है समतल दर्पण या सिर्फ दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब है आपतित किरण किसको किसको कहते हैं? तो आपतित किरण क्या होता है कि जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है, परावर्तक सतह पर पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, यह आपतित किरण हुआ और यहाँ पे आके ये पड़ा, इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन से ही यहाँ पर जो है आपके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निकल करके आते हैं। कितने नियम निकल करके आते हैं? 2 नियम। तो हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। उससे पहले जो है एक चीज को समझ लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्योंकि समतल दर्पण से ही रिलेटेड है प्रकाश का परावर्तन, और ये हमारा चैप्टर का मुख्य टॉपिक भी है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए कि ये सतह था, इससे टकरा करके फिर इधर लौट गया, उसी माध्यम में रिटर्न हो गया, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी में माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं? तो अभी आपने जो है यहाँ पर समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख खींचे हैं, इसी से निकलेगा प्रकाश के परावर्तन का
दो नियम। पहले आपको लिखना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। अब कौन कौन से नियम होते हैं, तो देखिए ये है आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया बीच में अभिलंब। और ये तीनों किस पर है, तो एक ही सतह पर है जिसका क्या नाम है, परावर्तक सतह। तो इसका जो पहला नियम बनता है वो क्या बनता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम में आप नोट करेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपने यहाँ पर जो आपतन कोण बनाया है और ये क्या है, परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी हम लोग समझ लिए। कितने नियम होते हैं, दो। कौन कौन होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन, और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है दर्पण। क्या है, दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं, मिरर। अब ये होता क्या है, आईना सब लोग देखे हैं, रोज जो है सो बाल संवारना, चेहरा को देखना, है ना। तो ये जो वर्क जो होता है आप किसके सामने करते हैं, तो आईने के सामने करते हैं, ठीक ना। तो अब ये होता क्या है, तो ये होता है एक चिकनी व चमकदार वैसा सतह जो किसी नियम के अनुसार प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है, तो उसको कहते हैं दर्पण। कैसे, तो जैसे आप देखें कि यहाँ पर समतल दर्पण से जो है प्रकाश का परावर्तन में क्या हो रहा था कि प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु पर पड़ा और वो पढ़ करके इधर रिटर्न हो गया, ठीक है। फिर यहाँ प्रकाश किरण दूसरा पड़ेगा, फिर इधर रिटर्न हो जाएगा। तो किसी ना किसी नियम का वो फ्लो करता है और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को परावर्तित कर देते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर दर्पण क्या हो गया कि चिकनी व चमकदार। तो यहाँ पर ये जो दर्पण का जो सतह है वो कैसा है, चिकनी व चमकदार है। चिकनी व चमकदार वैसा सतह जो प्रकाश को एक निश्चित नियम अनुसार क्या करती है, परावर्तित कर देती है, तो उसे दर्पण कहते हैं। अब ये जो दर्पण होता है वो दर्पण तीन टाइप में आ जाते हैं। दर्पण कितने टाइप में,